Okay, good morning all of you students. Previous lecture class we have discussed about the lateral system and one of the famous design of the strut member, either the single, double, either the continuous or discontinuous, and we also for the if the eccentric loading, then we calculate equivalent slenderness ratio. Okay, so I hope यहाँ तक clear है सबको. If you have any problem, you can ask me first. सर Yes. सर डबल एंगल स्ट्रट में सर आपने वो क्वेश्चन किया था, वो डिसकंटिन्यूस का रीजन क्या है? Discontinuous means you only connected member for a single column, or continuous means you are a particular truss member, then it a sub member is a and segment is a strut member. Okay, means उसका डायरेक्टली कनेक्टिव नहीं है कि नॉर्मली अगर डबल एंगल है या कोई भी सिंगल एंगल है तो आर कंटिन्यूस फॉर्मिंग इन दी पर्टिकुलर. देखो फ्लैंज हो गया, फ्लैंज किसका होगा कि वेब से कनेक्टेड होगा कुछ ना कुछ, तो मतलब वो मेंबर कहीं दूसरे मेंबर से कनेक्टेड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जस्ट एक कॉलम मैंने जब बताया था कि आपको सिर्फ अगर कॉलम रखा हुआ है तो उसका मीनिंग कि वो एक आइसोलेट कॉलम है. अगर यहाँ से यहाँ बात करे जाए तो ये पर्टिकुलर कॉलम के केस में बताया था कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का. और फॉर द कंटिन्यूस मेंबर इन दी पर्टिकुलर फ्लैंज, जैसे ये कोई आई सेक्शन है, ये प्लेट है, अब इसको एक ना एंगल सेक्शन आपको डिजाइन करना है और वो कंप्रेशन मेंबर में आ रहा है अभी, तो ये कंटिन्यूस है मींस इसके साथ में ना. तो ये देखो फ्लैंज कोर्ट्स टाइल्स ऑफ द ट्रस्टेड गर्डर्स और legs of the tower shall be designed as axially loaded compression member and effective length shall be taken in the accordance to 7.2.4. ये आपका कंटिन्यूस मेंबर के लिए एक्सली लोडेड के लिए डिजाइन करते हैं और 7.53 क्लॉज जो है वो क्लॉज नंबर जो है ये याद रखना 800/2007 का. तो उसमें आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा होगा कि कितने कौन कौन से पर्टिकुलर केसेस में ना ये जो कंटिन्यूस मेंबर होता है, और डिसकंटिन्यूस का मतलब डायरेक्टली सिंगल, जैसे ये कोई आपने ले लिया पर्टिकुलर एंगल सेक्शन और आपने एक कॉलम बना दिया और ऊपर एक आई सेक्शन लगा दिया, तो अब इसके कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है. और अगर इफ आई एम कंसीडर फॉर ट्रस, तो ट्रस के लिए तो ये कंटिन्यूस होगा ना, ये प्रिंसिपल राफ्टर अगर कोई टाई मेंबर होगा, कोई स्ट्रट मेंबर होगा, तो वो कंटिन्यूस है मींस. ओके, क्लियर? यस. Okay. Now coming to the today lecture, we are discuss about the lateral system in the particular column or particular. और उसका main reason मैंने क्या बताया था, R minimum. That wise means in the both principal axis, x zz or yy, rzz should be equal to ryy. That means means कि your section should be far from a particular principal axis. Means ये सेक्शन जो है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना फार हो सकता है, which will be equal to the particular this axis to the ये वाला जो फाइबर है. मींस अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे s/2 इन दोनों के बीच में स्पेसिंग इस तरह से डिसाइड करो कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस के अबाउट जो r z की वैल्यू है वो शुड बी इक्वल टू ryy हो जाए. That means कोई भी एक वीकर पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर वीकर जो जिस एक्सिस के अबाउट वो बैकलिंग हो, वो पर्टिकुलर नहीं रहे, दोनों इक्वलेंट हो. ओके, तो आज अपन फोकस करेंगे बहुत, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन, या आपका जो मैक्सिमम मार्क्स कितना क्वेश्चन आता है, 15 का या 10 मार्क्स का? 15 मार्क्स का आता है. यस सर. या 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है? नहीं सर. तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा इसका डिजाइन का, मतलब मोस्टली एग्जाम में आना ही आना है इसको, चाहे अभी सेमेस्टर एग्जाम दे लो, एसएससी जेई मेंस दे लो, ईएस दे लो, और
गेट में इसके आते हैं पार्ट्स। अब साथ में ओपन करो IS कोड का क्लॉज नंबर 7.6। ओके, इसमें क्लॉज नंबर 7.6.1.1 है। इस क्लॉज का मीनिंग कोई रीड आउट करके बता सकता है तो वेल एंड गुड है, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। यस अदिति, फ्रॉम योर साइड प्लीज रीड आउट द क्लॉज नंबर 7.6.1.1. Members comprising two main components, laced and tied, should where practicable have a radius of gyration about the axis perpendicular to the plane of lacing and not less than the radius of gyration about axis parallel to the plane of lacing. तो इससे क्या मतलब पर्टिकुलर क्या पता चला आपको? सर ना कंपोनेंट सर जो मेन मेंबर्स के जो मेन कंपोनेंट है ना वो उस प्लेस पे लेस्ड और टाई किए जाते हैं जहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द लेसिंग हो, लेकिन लेस देन नहीं हो रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लेसिंग। ओके, देखो इसको रीड आउट करने का मेन पर्पज ये था कि अगर मैं होता वहां पे मान लो अपनी क्लास फिजिकल होती, इंटरेक्टिव होती, तो उसमें मैं इस चीज को डिफाइन भी करता और इस क्लॉज को कैसे बनाया है वो भी। देखो सबसे पहले ये जो लेटरल सिस्टम है, लेटरल सिस्टम आइदर द लेसिंग और बैटन्स। ओके, तो ये पर्टिकुलर लेसिंग वर्ड जो है ये लेस्ड करना मींस ब्रेस्ट करना, लेस करना, ये सारे क्या है लेटरल सिस्टम को इनहांस करना। अब एक्चुअल में कल प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर लेट्स अज्यूम टू चैनल सेक्शन, अगर आपके पास दो चैनल सेक्शन है, ओके, अब ये दो चैनल सेक्शन को क्या किया आपने अपोजिट एज पे, मतलब फेस टू फेस है इसका फेस इधर, इसका फेस इधर। अब ध्यान से सुनना, देखो इफ आई वांट टू कैलकुलेट एरिया, कि एरिया इन दोनों का कांस्टेंट है, भाई टू चैनल्स हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एक्सिस इज डायरेक्टली डिनोट टू द z axis and this axis is corresponding to y axis. Okay, now coming to the, if I want to rzz, okay, rzz means the पर्टिकुलर r इस एक्सिस के अबाउट बोला है, तो आपको एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया zz डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, अब इस पर्टिकुलर एरिया में ये सॉरी इस पर्टिकुलर लाइन और एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अबाउट मैक्सिमम जो फाइबर है या मैक्सिमम जो आर है वो कांस्टेंट है। मींस आर जेड जेड जो है वो चैनल सेक्शन के लिए वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू अगर आप दो पैरेलल फेस चैनल को अगर सेम टू सेम ओरिएंटेशन में रखोगे तो आर जेड जेड फिक्स है, बट यू कैन चेंज और यू कैन इक्वल टू दिस वैल्यू। This value means this value is s by 2. That means spacing between two channels on z axis. अब RYY जो है वो which can vary क्यों हो सकता है? क्योंकि एरिया इज कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कांस्टेंट है। नाउ कमिंग टू, ये पोजीशन इसकी फर्स्ट है और उसके बाद में मैंने सेकंड पोजीशन इसकी चैनल की यहाँ पे रख दी। ओके, मोर क्लोजली लिख दिया। तो अगर मैं
क्लोजली स्पेस करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, क्या चीज वेरी करेगा। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द सेकंड। तो क्या चीज वेरी होगा, एस। यस। एस तो वेरी होगा, ओके। लेकिन अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, मैन फोकस क्या चीज वेरी होगी अपनी। अरे आई किसी के अबाउट एक्सिस निकालोगे तो आई जी मतलब उसका पर्टिकुलर सेंट्रोइड के अबाउट एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए एरिया कांस्टेंट है। नाउ कमिंग टू दी आर, आर का मतलब वो डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स आपको पता है। यस। अगर इस एक्सिस के अबाउट आपको एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई जेड जेड, और इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पैरेलल एक्सिस की दूरी आर है, दैट विल बी आई जी, मींस इसके सेंट्रोइड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो मैं आपसे मेरा आई एम आस्किंग यू कि the changing the spacing between two channels, what will be parameter change? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Huh? Moment of inertia. If moment of inertia is changed, that means radius of gyration also change. Yes or no? यस। So particular for the member positioning means if you combine two member for the supporting a compressive load, ये mainly जो compressive जो load है वो heavily होता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन। जो रोल सेक्शन मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि अपन कौन से एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, ये लेने के बाद में अगर उससे भी काम नहीं चला, दैट मींस वी कंबाइन टू सिस्टम, टू क्रॉस सेक्शन एरिया को कंबाइन करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द टर्म्स इज अ लेटरल सिस्टम और लेसिंग। फर्स्ट आई एम कमिंग टू द लेटरल सिस्टम में लेसिंग की बात कर रहा हूँ। लेसिंग आर द मेंबर्स और इट कैन बी rolled steel flats और एंगल्स। ये क्या है, एक मेंबर्स हैं ये। ओके, ये जो मेंबर होते, ये मेंबर कैन बी प्लेट, रोल्ड स्टील प्लेट हो सकता है, दैट मीन थिकनेस होगी, विड्थ होगी, और इट कैन बी एंगल हो सकता है, और इट कैन बी एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड इन द लेटरल सिस्टम। इफ द कैसे कि if I am positioning two channel in position means मैंने once you decide, मैंने क्या डिसाइड किया कि R Y Y should be greater than or equal to R Z Z। ये है फर्स्ट आपका क्लॉज नंबर 7.6.1.1 जो अभी ने रेड आउट किया था अभी। तो अब पर्टिकुलर देखो आर वाई वाई का दैट मीन्स है, इसका मीनिंग है कि ये है आपका लेसिंग प्लेन। ओके, ये जो है ना, इस जो अभी ये जो स्किन है इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो है लेसिंग प्लेन, और इस लेसिंग प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है, आर वाई वाई, मीन्स आर जेड जेड फिक्स्ड है वैल्यू, और आर वाई वाई की वैल्यू है वो मिनिमम टू मिनिमम आर जेड जेड होगा। क्योंकि अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल है तो कोई भी एक्सिस वीकर नहीं होगा, और वो जो लोड है वो इक्वली यूनिफॉर्मली बियर करेंगे। ओके, अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज लेसिंग। ओके, तो लेसिंग में क्या है, इफ यू वांट टू मेंबर इन पोजीशन और ओरिएंटेशन, इन दोनों मेंबर को क्या करना चाहते हो आप, जो आपने स्पेसिंग जो आपने प्रोवाइड की है वो इन पोजीशन रहे, मींस अपनी जगह पे बना रहे। तो कीप दी मैन मेंबर्स, मतलब ये सारे क्या मैन मेंबर है अपने, इस मैन मेंबर को पर्टिकुलर जो पोजीशन है अपनी एस जो है, एस एस जो मींस इन दोनों के बीच में स्पेसिंग, अब इनको पोजीशन रखने के लिए यू वांट टू ऐड ए lateral system that will be lacing system।
और ये जो लेसिंग सिस्टम है, फॉर ड्यू टू कीपिंग द मैन मेंबर इन पोजीशन, दे आर सब्जेक्टेड टू axial load due to horizontal force on column. ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, ये वाली लाइन। लेसिंग सिस्टम आर subjected to axial force, मीन्स ये जो आपकी लेसिंग बार है, अभी मैं फिगर में भी जाऊं, ये जो फिगर्स है उससे बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, कि लेसिंग्स आर subjected to axial forces due to horizontal forces on columns, मीन्स ये कॉलम की बात कर रहा है, ये जैसे कॉलम है और इस पे हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं, इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से इसके अंदर क्या एग्जिट हो रहे हैं, एक्सियल फोर्स, और ये जो लेसिंग जो है वो डिजाइन होगा किसके लिए, एक्सियल फोर्स के लिए। क्लियर, यहां तक क्लियर, यस और नो? Am I audible, all of you? Yes, sir. If I am not audible, you can ask me. Yes, Satish? Dharmender? Narpat? It is something technical network mistake. Aditya, am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Okay. तो मेरा पॉइंट आउट ये था कि टू कीप द मैन मेंबर्स इन द पोजीशन एंड also for the design resist the force, axial force which comes from the horizontal force on the main column. Okay, so depending on the using lacing, the lacing are the two types. First is single lace system or second is a double lace system. सर लेसिंग वर्ड्स का मतलब क्या है, ये समझ नहीं आया। लेसिंग वर्ड का मतलब जो है, आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था आपको, लेसिंग जो वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। लेसिंग क्या है, जो मेंबर्स है वो मेंबर्स कैन बी रोल्ड, स्टील और फ्लैट और एंगल सेक्शन विच आर दी यूज फॉर दी कीपिंग द मेन मेंबर इन पोजीशन, मींस ये जो मेन मेंबर है इसको अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए लेसिंग यूज करते हैं, और ये लेसिंग मैन भी फ्लैट रोल्ड स्टील हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकता है, मे बी यूज होलो सेक्शन, बट मोस्टली प्रिफरेबली यूज दी फ्लैट स्टील सेक्शन, प्लेट्स यूज करते हैं रोल्ड। और अगर मैं फिगर आपको डिनोट करूं तो बहुत सारे पर्टिकुलर मैंने इलेक्ट्रिकल टावर और जो फुट ओवर ब्रिज ऑन द रेलवे स्टेशन, दे आर द टू चैनल्स कंबाइंड विद द क्या, कंबाइंड विद लेसिंग सिस्टम। फुट ओवर ब्रिज किसी ने देखा है क्या? Yes. Foot over bridge, अगर next after normalize of the COVID pandemic, if you go through the railway station या any train, first find out the foot over bridge, और foot over bridge के उसके columns देखना, उस columns को ध्यान से देखोगे तो you find the lacing system. Okay. सर ट्रांसमिशन लाइन के टावर होते हैं वो? यस, ट्रांसमिशन जो लाइंस जो हाई टेंशन जो लाइंस है उसके भी जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो दे आर द लेस्ड, मींस जो फोर एंगल सेक्शन है, फोर एंगल सेक्शन को अगर आप लेस करोगे तो वो इन पोजीशन रहेंगे, और इसी से ये क्या, यस, होल्डिंग में भी तो लेकिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। व्हाट अबाउट होल्डिंग में सर, कॉलेज में होल्डिंग, हाँ कॉलेज होल्डिंग में आपने लगा रखा ना, दो अगर पर्टिकुलर एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन को आपस में ना कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट लेटरल सिस्टम जो आपने लगा रखा है। और अब ये देखो फिगर ध्यान से देखो, डिपेंडिंग ऑन दी यूजिंग दी आइदर दी सिंगल और डबल लेसिंग सिस्टम, दे आर दी टू लेटरल सिस्टम, डबल लेस और सिंगल लेस सिस्टम। ओके, अब सिंगल लेस का मींस इन दो पैनल के बीच में आपको सिंगल लेसिंग लगाया है, और इसको अगर क्रॉस करे
तो वो डबल हो जाएगा। ओके, ये डिपेंडिंग करेगा कि आपको लोड कितना ट्रांसफर करना है और आपकी रजिस्टिविटी या पर्टिकुलर जो लोड कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। अगर सिंगल लेसिंग से सिस्टम से आपका वर्क कर रहा है और एफिशिएंटली कर रहा है, डिजाइन एफिशिएंटली है, तो यू कैन यूज द सिंगल लेसिंग सिस्टम। और अगर सिंगल लेसिंग सिस्टम से अगर पर्टिकुलर लोड जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यू कैन गो थ्रू द डबल लेस सिस्टम। ओके, इट इज क्लियरली मेंशन रहेगा। और once you design the for particular lace system, you want first prefer for single lace system. Okay, now coming to the second figure देखो, ये सारे फिगर मैंने गूगल से नोट आउट किया ताकि जस्ट आपको एक विजुअलाइज हो जाए लेसिंग सिस्टम का और लेटर सिस्टम का। इसमें क्या है पर्टिकुलर कि जो नॉर्मली सिंगल फ्लैट लेसिंग सिस्टम और सिंगल फ्लैट पर्टिकुलर फ्लैट सिस्टम। अब जो ये कनेक्शन जो है इट कैन बी बोल्टेड हो सकता है और कैन बी वेल्डेड हो सकता है, वो फिजिबल है, मतलब वहां पे कौन सा पर्टिकुलर कनेक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो इनकी कनेक्शंस की तो डिजाइन मैं नहीं करूंगा, मींस कनेक्शन तक मैं वहां पे रीच आउट करूंगा, और बोल्ट की डिजाइन करना वो तो विच कैन वेरी इजिली। नाउ डबल सिस्टम में सेम है कि ये पर्टिकुलर डबल सिस्टम में आता है कि आपको क्रॉस करना पड़ता है टू लेसिंग बार को, और क्रॉस करते वक्त ये कोई जॉइंट नहीं कंसीडर होता है। ओके, ये जस्ट एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। ओके, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम देखो। फॉर द एंड प्लेट्स मींस जहां कॉलम के एंड हो, मींस टॉप एंड और बॉटम एंड, वहां से सबसे पहले लोड जो ट्रांसफर करने के लिए आपको डिजाइन करना पड़ता है टाइप प्लेट। ओके, ये क्या है टाइप प्लेट, और उसके जस्ट बाद एक सर्टेन लेंथ के बाद आपका सिस्टम स्टार्ट होता है लेसिंग सिस्टम या लेस्ड सिस्टम। ओके, ये अभी इस जैसे फिगर में वो क्या है सिंगल लेस सिस्टम। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड फिगर वापस वही आ रहा है, सिंगल लेसिंग सिस्टम डबल सिस्टम, बट एक और चीज यहाँ पे दे रखी है वो है पैटर्न्स। जब अपन ये लेसिंग डिजाइन ऑफ द लेस्ड कॉलम या लेसिंग जो है वो रीड आउट करने के बाद में पैटर्न सिस्टम जो है उसमें भी देखेंगे। अब पैटर्न सिस्टम में क्या होता है पर्टिकुलर आप एक सर्टेन लेंथ के बाद में एक सर्टेन हाइट, और इनकी हाइट के बाद में आप क्या करते हो प्लेट्स, पूरी की पूरी बहुत बड़ी प्लेट्स इसको ऐड ऑन करते हो। ये भी आपको फुट ओवर ब्रिज में मिलेगा, ये भी आपको बड़े बड़े जो स्टील सेक्शंस है इंडस्ट्रियल है वहां पे भी आपको 2 कॉलम्स को अपनी पोजीशन में कीप रखने मेंटेन रखने के लिए ये लेटरल सिस्टम यूज होता है। और ये लेटरल सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है फॉर दी एक्सियल फोर्स, और ये जो एक्सियल फोर्स आता है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन दी। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो, अब फटाफट क्लॉज जो है वो नोट डाउन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहला आपको लिखना है कि सिंगल इनका जो सिस्टम जो होता है, मान लो सिंगल लेस सिस्टम, डबल लेस सिस्टम, मींस सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग जो है वो पर्टिकुलर अगर वन साइड ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम में अगर ये ओरिएंटेशन है, इट कैन बी सेम इमेज ऑफ द पर्टिकुलर अपोजिट एंड। अपोजिट एंड दैट मींस कैसे, अगर आपकी जो ये लेसिंग की ओरिएंटेशन इस टाइप से है तो आपको इसके सिमिलरली सामने की तरफ क्या करना पड़ेगा, ये का ये आपको डिजाइन करना है। ओके, मींस दोनों के साइड में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये अगर लेसिंग सिस्टम इस टाइप से है, ये हो गया आपका फेस 1, तो फेस सेकंड जो है वो एकदम शैडो होनी चाहिए इसकी। ओके, ये पॉइंट आउट करना क्लॉज नंबर 7.6 1.4। Single lace system on opposite faces of the component being the lace together shall preferably be in the same direction so that one is the shadow of the other instead of being the mutually opposite in direction. Means direction नहीं होनी चाहिए चेंज।
मतलब पहले अगर आपने लेसिंग सिस्टम इस तरह प्रोवाइड कर रखा है और अब आपने इस तरह प्रोवाइड कर दिया, दैट मींस नॉट सुटेबल टू रेजिस्टिव फोर्स। ओके, ये क्लॉज क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू दी क्लॉज नंबर 7.6.15। ओके, इसमें क्या है कि ये पर्टिकुलर आपका कॉलम है, सेक्शन। ओके, मैन कॉलम, इसकी एंड टू एंड डिस्टेंस L और इसका स्लेंडरनेस जो रेशियो है वो लैम्डा इक्वल टू KL बाई R मिनिमम। ओके, तो फॉर द लेस्ड कॉलम या लेसिंग, you to provide lacing reduction in strength of column due to account for shear deformation effects. That means for the lacing column, effective slenderness ratio lambda E, which can be which can be 5% increase to the your lateral system, जो normally जो KL by R है, that means उसको increase करना है 5%, 5% increase करना है, that means 1.05 और KL by R में। क्लियर? क्लॉज नंबर 7.6.1.5 हो गया। यस सर। अब इसमें पर्टिकुलर ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है इसको इंक्रीज क्यों किया है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? थिंक अबाउट इस। ओके, देखो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का रिडक्शन कैसे, कि ये जो नॉर्मली शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट मींस कि पर्टिकुलर आपने लेटर सिस्टम डिजाइन किया है तो इट कैन बी डिफॉर्मेशन ड्यू टू शियर। शियर क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर आपका जो मेंबर है ये वर्टिकल लोड है और ये हॉरिजॉन्टल लोड, तो हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से यहाँ से शियर इफेक्ट आएगा, तो शियर इफेक्ट भी काउंटर करेगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन अगर काउंट करेगा मींस स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज करो। स्लेंडरनेस इंक्रीज मतलब एफसीडी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? यस सतीश? डिक्रीज। डिक्रीज। दैट्स व्हाई वी कोड जो है, आईएस कोड जो है वो 5% ले रहा है। अब ये 5% क्यों ले रहा है? बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, मींस उन्होंने बहुत सारी डिजाइन की और पर्टिकुलर एनालिसिस करने के बाद में कि काउंटर फॉर दिस पर्टिकुलर शियर डिफॉर्मेशन you just increase the slenderness ratio 5%, but in case of the batten system it can be raised for 10% depending on the lateral system, either using the lacing or battens. Okay, अब नाउ कमिंग टू दी लेसिंग। लेसिंग के सारे क्लॉज जो है वो नोट डाउन करते रहना, ठीक है? अब लेसिंग में पर्टिकुलर ये आपका लेसिंग बार है। ओके, इसके बोल्ट टू बोल्ट जो है 2 बोल्ट मैंने रखा हुआ है, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको निकालनी है, वो है L। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो इस टाइप से है, इसकी थिकनेस है T और इसकी विड्थ जो है वो है W। ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट,
ये है आपकी एक्सिस ऑफ द मेंबर, यस और नो? इस टाइप से लगा रहा था ना सिस्टम, जो है वो इसी टाइप से था फिगर में। यस सर। और एक इसको बोलते हैं विथ क्रॉस मेंबर, एक और सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस मेंबर के साथ में। लिसिंग सिंगल और बेटर सिस्टम विद द क्रॉस सिस्टम, या इसको एक और सिस्टम है जिसमें ये वाला जो डिजाइन है वो डायरेक्टली डिजाइन फॉर दी हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, और लेसिंग जो है वो डिजाइन के लिए अभी अपन देख ही रहे। तो ये जो लाइन है, मतलब ये कॉलम की लाइन है, मतलब एक्सिस ऑफ द मेन मेंबर, या तो ये तो होगी आपकी एक्सिस ऑफ द मेंबर। और एक्सिस ऑफ लेसिंग क्या हुई, ये वाली एक्सिस ऑफ लेसिंग। ओके, नाउ क्लियर टू फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है क्लॉज नंबर 7.62। इसको क्लॉज जो है वो याद रखना, कभी भी इसको शॉर्ट डायरेक्शन में, मतलब शॉर्ट नोट्स में बना देना कि उसकी वेट थिकनेस क्या लेते हैं। सबसे पहले लिखो कि विड्थ ऑफ लेसिंग बार in the bolted or riveted construction, the minimum width of lacing bar shall be 3 times of the nominal diameter of the bolt. Okay, width of lacing bar means W. W cannot be less than 3 times of the D. Clear? Am I clear? Am I right or no? यस सर। आपके सबके पास ना कोड है ना, फिजिकल मतलब ये कॉपी? यस सर। ओके, तो पर्टिकुलर देखो, विड्थ ऑफ लेसिंग बार, ये जो विड्थ ऑफ लेसिंग बार है इन दी बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन याद रखना, उसके अंदर 3 टाइम्स ऑफ दी जो बोल्ट आपने यूज किया है उसके डायमीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा हो तो वेल एंड गुड है। क्लियर? नाउ कमिंग टू दी 7.63। 7.63 थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। The thickness of flat lacing bar shall not be less than 1/14 of its effective length for single lacing or 1/16 of the effective length for the double lacing. Okay. यह है effective length of the lacing system. Okay. So T should not be less than 1/40 into LE, effective length of the lacing bar for the single lacing या single lace system, and T cannot be less than 1/60 LE for the double lace system. Clear? यस। Okay. देखो, पर्टिकुलर मैंने बताया था लेसिंग सिस्टम में मोस्टली प्रेफरेबली फ्लैट जो लेसिंग जो बार होती है वो यूज करते हैं, और 7.6.3.1 जो है उसका क्लॉज ध्यान से पढ़ना। उसमें देखो, रोल्ड सेक्शन जो है, जैसे एंगल सेक्शन हो गए, छोटे मोटे सेक्शन, अगर चैनल सेक्शन भी अवेलेबल है तो भी आप यूज कर सकते हो, और ट्यूब्स अगर है, बट उसकी क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मे बी परमिटेड इंस्टेड ऑफ द फ्लैट्स फॉर लेसिंग। मतलब आपको लेस्ड करना मींस सिस्टम को लेटरल सिस्टम में इनहांस करना है, और ये जो सिस्टम है इट मे बी यूजिंग द लेसिंग, मे बी यूज द पैटर्न्स। लेसिंग अगर यूज करते हो इट कैन बी टाइप ऑफ द सिंगल लेस और इट कैन बी डबल लेस। ओके, तो ये फिगर, ये सब स्क्रीनशॉट आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फिगर नोट डाउन कर लो। इसको सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. Now coming to the up angle means orientation of the lacing bar. Orientation of lacing bar means ये lacing bar कैसे रखें। ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द मेंबर,
वहां से इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखें या फिर इसको ऐसे कर दें, कितना रखें, इसके जस्ट एकदम परपेंडिकुलर रखें। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या है, क्लॉज अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द लेसिंग, और इट कैन बी angle of the inclination. Okay, now coming to the 7.64 angle of inclination theta। ये साथ में फिगर बनाते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर फिगर समझ में नहीं आया तो सारे क्लॉज ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, लेसिंग बार where the in double or single lace system shall be inclined at an angle not less than 40 degree or nor more than 70 degree to the axis of the built up member। ये axis of the member, built up member जो भी है, इसकी perpendicular axis से यहां से आपको एंगल मेजर करना है, और थीटा जो है वो 40 डिग्री से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और नॉट मोर देन 70 डिग्री। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू दी, देखो थिकनेस होगी, विड्थ होगी लेसिंग बार की, ओरिएंटेशन हो गया। ओके, अब आते हैं अपन पर्टिकुलर क्लॉज पे, वो है द डिस्टेंस बिटवीन दी टू मैन मेंबर। ये जो दो मेंबर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो एस जो डिस्टेंस है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने बताया था सबसे पहला जो क्लॉज था उसके बाय द हेल्प ऑफ क्लॉज नंबर, ये है जेड जेड एक्सिस और ये है आपकी वाई वाई एक्सिस। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट यू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ gyration अबाउट द वाई वाई एक्सिस and is greater than the radius of the gyration of zz axis। ओके, ये मैं जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगा, उसमें पता चलेगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट आर जेड जेड, तो आर जेड जेड जो है वो लेट्स अज्यूम जो चैनल सेक्शन है, इट इज given in SP6 structure handbook नंबर 1। इसमें इस बुक में जाना और इसके चैनल सेक्शन में ये आर जेड जेड जो है वो फाइंड आउट कर लेना। ओके, अगर इस पर्टिकुलर आर यहां से यहां तक डिस्टेंस है, मान लो ये आर जेड जेड ये रही डिस्टेंस। ओके, नाउ कमिंग टू दी आर वाई वाई। आर वाई वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उसके लिए क्या करना है, ये है इसका जी एक्सिस मीन्स इसकी सेंट्रोइड से जो एक्सिस जो पास हो रही वो। तो सबसे पहले आई जी मीन सेंट्रोइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी आप कहां से फाइंड आउट करोगे, SP16 में इसके पर्टिकुलर जो भी होगा चैनल सेक्शन और पर्टिकुलर जो डायमेंशन है उसके। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई जी जो है वो सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, लिखते रहना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो है वो है एक्स जेड जेड लिखो, या फिर इसको सी सेंट्रोइड लिखो, एक मिनट, सेंट्रोइड फ्रॉम दी दिस पर्टिकुलर लाइन मींस इसका सीजी जो डिस्टेंस है वो है ये सी जेड जेड। अब अगर आपके पास सी जेड जेड आ गया, दैट मींस
you can easily find out the IY कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 times पैरेलल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका निकालोगे, इस एक्सिस के अबाउट इसके निकालोगे, दोनों को 2 times करना है, क्योंकि एक का निकाल दो उसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। नाउ कमिंग टू दी सबसे पहले IgG मींस इस चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड प्लस एरिया, इसका एरिया निकालना है, एरिया मल्टीप्लाई बाई आर, आर का मतलब जिस पैरेलल एक्सिस से इसके सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस है वो है आर। अब आर के जगह क्या लिख सकते हो? s/2, यहां से डिस्टेंस है s/2, s/2 माइनस सी जेड जेड, दैट मीन्स s/2 माइनस सी जेड जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका आर IYY। ओके, अब ये तो हो गया RYY, सॉरी IYY हो गया, तो RYY इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द YY एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया व्हिच कैन ग्रेटर देन RZZ, वो भी कितना होगा? पर्टिकुलर, वो आपने फाइंड आउट कर लिया SP6 से, और इसका इक्विवेलेंट करना है, इसके जगह एक्सप्रेशन रखोगे तो क्या आएगा? I एक्सेस इज इक्वल टू RZZ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब इस इक्वेशन में ये IYY की वैल्यू रखोगे तो यहां से आपको फाइंड आउट होगा स्पेसिंग बिटवीन दी 2 मेन मेंबर्स, और जो ये स्पेसिंग आएगी ये मिनिमम स्पेसिंग होगी, याद रखना, क्योंकि आपने कंडीशन रखी है RYY शुड बी ग्रेटर देन RZZ। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये और क्लियर करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब आगे अपन स्पेसिंग आगे ये हो गया। ओके, अब आते हैं स्पेसिंग से रिलेटेड क्लॉज है, उसमें है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार। लेसिंग बार में स्पेसिंग कैसे? ये इस टाइप से, इसके सेंट्रॉइड, इसके सेंट्रॉइड और इसके सेंट्रॉइड, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है लेसिंग की। ओके, इसके लिए आपके पास है क्लॉज नंबर 7.6.5 which called spacing of the lacing। इसका ध्यान से पढ़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, the maximum spacing of lacing bar whether connected by bolting, riveting और welded। आपके पास ये IS कोड तो है ना? मैं नहीं बना स्क्रीन रिप्रेजेंट करूं IS कोड की। यस सर। अदिति आपके पास? धर्मेंद्र आपके पास? यस सर। सतीश? यस सर। और नरपत? यस सर है। और अदिति? आई थिंक फ्रॉम द अदिति आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, तो दैट मींस मोस्टली सबके पास में। तो देखो 7.6.51 ध्यान से रीड आउट करो। देखो, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार वेदर कनेक्टेड बाय बोल्टिंग, वेदर कनेक्टेड बाय बोल्टिंग, एक मिनट में जस्ट ओपन कर ही देता हूं क्योंकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको एक ही टाइम पे। This will be 7.6 our list column. Today we are going for this particular list system के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 1 by 1 पहले इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर
जो लेसिंग की विड्थ जो है वो निकाली अपन ने 3 टाइम्स से लेस देन बोल्ड से उससे कम नहीं होनी चाहिए। थिकनेस जो है 1/40 होता है उसके लिए सिंगल लेस के लिए, और 1/60 होता है डबल लेसिंग के लिए। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था वो अपन ने फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज स्पेसिंग। स्पेसिंग का क्लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेसिंग की जो स्पेसिंग है वो डिपेंड करती है एक तो उसके पर्टिकुलर जो लेसिंग जो है ली उसकी रेडियस ऑफ डायरेक्शन, और जो स्पेस है वो कितना the maximum spacing of lacing bar whether the connected by bolting, riveting or welding किसी तरह से कनेक्ट हो, shall also be such that the maximum slenderness ratio of the components of the main member A1 by R1 between consecutive lacing connection is not greater than 50 or 0.7 times of the most unfavorable slenderness ratio of the member as a whole, whichever is less. Okay, where the A1 is the unsupported length of the individual member between lacing points and R1 is the minimum radius of gyration of the individual member being laced together. Okay, बहुत बड़ा क्लॉज है, समझने के लिए देखो अपन चलते हैं वापस। समझने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है पर्टिकुलर अपना क्या सिंगल मेंबर, वो है चैनल सेक्शन। ओके, ये अपना क्या है चैनल सेक्शन। इसके सामने एक आपको चैनल सेक्शन ऐड करना है, उसके लिए भी मैंने डायग्राम बना दिया। नाउ कमिंग टू द लेसिंग। लेसिंग के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ये मान लो लेसिंग मैंने यहाँ पे एग्जर्ट किया, आइदर द कनेक्शन कोई भी हो, बोल्टेड हो चाहे कुछ भी। दूसरा लेसिंग मैंने यहां से कनेक्ट की इसी बोल्ट पे। तीसरी लेसिंग यहां से। ओके, यहां तक क्लियर? ऑल क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब क्लॉज को, ये जो आईएस कोड है उसके क्लॉज ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि जो स्पेसिंग है लेसिंग के बीच में, भाई यहां से यहां तक जो स्पेसिंग है मींस यहां से यहां तक कितना रखना है इसको, फिर यहां से यहां तक कितना रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है कंपोनेंट्स ऑफ मेन मेंबर। ये आपका मेन मेंबर। ओके, एक कंसीडर करो, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालो सबसे पहले, वो है A1। A1 के लिए इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बिटवीन लेसिंग पॉइंट। ओके, ये जो लेसिंग पॉइंट है इन दोनों के बीच में इस मेंबर की लेंथ है, ये याद रखना। ओके, ये A1, और ये जो मेंबर है मेन मेंबर, इसकी आर मिनिमम। अब आर मिनिमम जाके देखना, चेक करना, आर जेड जेड है, आर वाई वाई। ओके, तो इस पर्टिकुलर मेंबर की, ये मेंबर कुछ भी हो सकता है, ये मेंबर आई सेक्शन हो सकता है, ये मेंबर एंगल सेक्शन हो सकता है। तो ये आप अभी अपने केस में क्या है चैनल सेक्शन। तो इस चैनल सेक्शन की आर मिनिमम निकालना है और स्लेंडरनेस रेशियो निकाल देना है। स्लेंडरनेस रेशियो अपन जानते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। ये किसके लिए आया है? ये पर्टिकुलर इस मेंबर के लिए आया है। और ये जो A1 अपॉन आर मिनिमम जो है, A1 अपॉन आर मिनिमम जो स्लेंडरनेस रेशियो है, इट शुड बी मिनिमम ऑफ द पर्टिकुलर 50 वैल्यू और 0.7 टाइम्स ऑफ द अनसपोर्टेड जो मोस्ट अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो, जो लैम्डा इफेक्टिव होल कॉलम का जो निकाला था। होल कॉलम का कितना निकाला था? लैम्डा इफेक्टिव इक्वल टू 1.05 KL बाई R। यस और नो? यस सर।
Yes. तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कंसीडर करना है किसके लिए, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट। अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि इस दो पॉइंट के बीच में अब मेंबर जो है आपका मेन मेंबर वो बकल ना हो। ओके, ये इस टाइप से अगर बकल हो गया तो पर्टिकुलर ये क्या होगा, लोकल फेलियर। तो इसको प्रिडोमेंट करने के लिए आपकी जो लेसिंग की जो स्पेसिंग है वो डिसाइड होता है बाय द टू क्लॉज कि स्लेंडरनेस रेशियो A1 अपॉन R शुड बी मिनिमम ऑफ द 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ द लैम्डा। क्लियर? Yes, sir. Now coming to the design of lacing. Design of lacing. ये आपका क्लॉज नंबर 7.6.6। ओके ओके, तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 6.1 जो है, 6.1 क्या है, द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्ट ए टोटल ट्रांसवर्स शियर्स। टोटल ट्रांसवर्स शियर PT एट एनी पॉइंट इन मेंबर, किसी भी पॉइंट पे मेंबर पे, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.5% of the axial force on the built up member। मीन्स आपका ये जो कॉलम है, ये मान लो एंगल सेक्शन और ये जो भी को भी ये कंबाइंड मेंबर है, इस पे फोर्स जो है एक्सियल फोर्स है वो PU। तो इसके लेटरल डायरेक्शन में जो फोर्स है VT, तो VT जो फोर्स है वो कितना आएगा, एटलीस्ट 2.5% ऑफ दी PU। ओके, और याद रखना ये एक फेज पे लेसिंग है, दूसरे फेज के अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या है, लेसिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अपन ने मान लो ये लेसिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया है, एक लेसिंग सिस्टम यहाँ लगाया। अब अपने यहाँ ये स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में, ये लग रहा है VT टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स, और ये जो ट्रांसवर्स फोर्स है वो 2.5% ऑफ दी टोटल एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स जितना आ रहा था उसका 2.5% लेना है अपन को। और ये जो VT है वो दोनों लेस सिस्टम में डिवाइड होगा, एक तो इस फेज पे लेस सिस्टम है, एक दूसरे फेज पे लेस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम क्या है, शैडो एज ए पर्टिकुलर, दोनों के दोनों एक सेम टू सेम ओरिएंटेशन में। तो ये जो सिस्टम है वो VT डिवाइडेड बाय 2 एक्सियल फोर्स करेगा, और ये जो लेस सिस्टम है वो VT डिवाइडेड बाय 2। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओके सर यदि यदि एंगल होता तो यहाँ, अगर एंगल सेक्शन होता लियो, ये 4 एंगल लगा दिया मैंने, तो लेस सिस्टम में ये जो लेस सिस्टम है ये भी लेस सिस्टम है, तो ये VT जो है इसके ऊपर जो एक्सर्ट हो रहा है वो भी इस पूरे सिस्टम पे कितना हो रहा है, लेफ्ट वाले पोर्शन में वो भी VT/2 और इसमें भी VT/2। मींस अब आपकी लेसिंग जो डिजाइन होगी इस वाले फेस में वो VT डिवाइडेड बाय 2 से डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आधा जो फोर्स है वो ट्रांसफर जो फोर्स है वो तो फेस अपोजिट जो फेस है वो भी सिमिलर फेस है, तो अगर एक फेस की अपन ने डिजाइन कर दी तो वहां पे भी फेस की डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। नाउ कमिंग टू दी 6.1 हो गया। 6.2 for the members carrying calculate bending stresses due to eccentricity of loading applied end moments or lateral loading, the lacing shall be proportional to resist the actual shear due to bending, और प्लस ये जो आपने कैलकुलेट किया है ट्रांसवर्स शियर्स। मतलब अगर पर्टिकुलर आपका कॉलम जो है वो बेंडिंग एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब ये तो एक्सियल फोर्स था, ड्यू टू एसेंट्रिसिटी बेंडिंग मोमेंट आ जाए, तो इस बेंडिंग मोमेंट से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे शियर फोर्स निकालना है। वो शियर फोर्स आ गया H। तो शियर फोर्स ड्यू टू बेंडिंग प्लस
ट्रांसवर्स शीयर जो आपने ना 2.5% 2.5% ऑफ द टोटल लोड, इसके लिए टोटल डिजाइन होगा V डैश T इक्वल टू H प्लस VT। मींस बेंडिंग के वजह से जो भी एक्स्ट्रा जो फोर्सेज आ रहे हैं वो इंक्लूड करेंगे, तभी उसके बाद में अपन डिजाइन करेंगे। सिंपल। नाउ कमिंग टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेसिंग, जो उस क्लॉज में जो बार बार मैं बता रहा था, एलई इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग, उसके लिए दिया हुआ है आपके 6.3। उसके लिए क्या करना है, ये आपकी लेसिंग, इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, एक्चुअल कोई भी लेंथ जो है, इसकी एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ ये हो गई या इफेक्टिव लेंथ होगी। तो लेसिंग का स्लैंडरनेस रेशियो निकालना है, लेसिंग का स्लैंडरनेस रेशियो निकालना है KL बाई R लेसिंग, लेसिंग की मिनिमम रूट रेडियस। ओके, इसका ना ये देखो, ये रहा, ये है इसकी विड्थ W, ये इसकी थिकनेस, और R इक्वल टू आएगा इसका R मिनिमम, एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये वाली एक्सिस आएगी। तो R मिनिमम जो लेसिंग की जो R मिनिमम है वो निकालने क्या करेंगे, I डिवाइडेड बाय एरिया। ये एक मेरा असाइनमेंट है आपको कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी थिकनेस है T और विड्थ है W, उसकी R की वैल्यू निकाल के देना इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस। थिकनेस टर्म्स में कुछ नहीं करना, I निकालना है, A निकालना है, मिनिमम जो होगी वो R वैल्यू निकालनी है, और उसको मेरे को इसमें नोट डाउन करके देना। ये असाइनमेंट है आपका, और व्हाट्सएप कर देना मेरे को, गूगल क्लासरूम में मैं नहीं भेजूंगा इसको। ओके, अब लेसिंग बार का जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो KL बाई R जो लेसिंग है, इट शुड नॉट बी एक्सीड 145। मींस अब इंडिविजुअल जो लेसिंग बार का ना जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो याद रखना, ये 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब आते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ कैसे कंसीडर करते हैं, एलई। ध्यान से सुनते, इसमें 6.3 में देखना, the effective length of lacing bar for the determination of design strength shall be taken as the length between the inner and fastener of the bar for single lacing and 0.7 times of this length for the double lacing effectively connected at intersection। okay, मतलब अगर आपका सिंगल लेसिंग बार है तो इनर जो कनेक्शन जो किया है उसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकाल दो, वो हो जाएगी आपकी इफेक्टिव लेंथ। ओके, किसके लिए, सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए, और इनर एंड जो कनेक्शंस है उसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, और ये हो गया सिंगल लेसिंग सिस्टम। और फॉर द डबल लेसिंग सिस्टम 0.7 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू LE। ये तो है आपका बोल्टेड कनेक्शन में। ओके, फॉर दी वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन के लिए क्या बोले, इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज दी 0.7 टाइम्स दी डिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड्स ऑफ द वेल्ड कनेक्टेड द सिंगल लेसिंग बार टू द मेंबर्स। ओके, उसके केस में भी क्या है, इनर, जैसे ये अगर मेंबर है और पर्टिकुलर ये आपने लेसिंग जो बार है यहाँ पे आपने वेल्डिंग की है, यहाँ पे आपने वेल्ड किया है, तो सबसे इनर एज पे जो लेंथ है वो लेंथ निकालो और उसका 0.7 टाइम्स कर दो फॉर दी वेल्डेड कनेक्शन। ये सारे जो है ना मैं बता रहा हूँ इफेक्टिव लेंथ और ये सब, एक क्लॉज वापिस जब मैं क्वेश्चन करूंगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कम से कम वो क्वेश्चन 2 आवर्स का या फिर 2.3 आवर्स, देखो इतना रहेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होता है ये,
जनरली एग्जाम में इसका कोई एक पार्ट्स डिजाइन करने के लिए भी पूछ सकता है फॉर द कंपटीशन एग्जाम, बट सेमेस्टर में कोशिश करते हैं कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं ये। ओके, तो इस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आते हैं कि एक सबसे लास्ट में क्लॉज नंबर है जो ध्यान देना कि एंड टू एंड टाइप प्लेट्स, जो मैंने बताया था फिगर, कौन सा फिगर था? ये रहा, ये वाला। इसमें जो ये वाली जो प्लेट है एन टाइप प्लेट्स, ये जो एन टाइप प्लेट्स है इट सिमिलर टू डिजाइन टू दी बैटन्स। और नेक्स्ट क्लास में या इससे अनदर जो लेक्चर जो होगा आफ्टर दी सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लेसिंग सिस्टम, we will discuss about the also बैटन सिस्टम। तो ये जो एंड जो टाइप प्लेट जो होती है वो डिजाइन एज सिमिलर टू दी बैटन। ओके, जो कि आपका क्लॉज नंबर 7.7 रहेगा। 7.6 रहेगा किसके लिए? लेसिंग सिस्टम के लिए, और 7.7 पैटर्न सिस्टम के लिए। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट क्लास में ध्यान से सुनना, इसका क्या करना, आप A4 पेज लेना, सारे क्लॉज लिखना, स्टेप जो बताए कैसे कैसे मैंने फर्स्ट कैसे डिसाइड किया था स्लेंडरनेस रेशियो, इफेक्टिव स्लेंडरनेस कैसे निकालते हैं, क्लॉज नंबर साथ में लिखना, कैसे लेसिंग सिस्टम का सिंगल सिस्टम होता है तब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, डबल सिस्टम में क्या होता है, उसका इंडिविजुअल जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 145 होना चाहिए, कंपोनेंट का जो A1/R1 जो है वो 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ द टोटल स्लेंडरनेस रेशियो। ये जब तक नोट डाउन और एकदम फेयर वर्क नहीं करोगे तब तक आपको ये रिमेम्बर नहीं होंगे। ओके, तो एडवाइस यही है कि ये हार्ड नहीं है, एक दो बार आप इस गो थ्रू हो जाओगे तो यू कैन इजीली हैंडल फॉर दिस पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, यस सर। फ्रॉम माय साइड इज ओवर, इफ यू वांट एनी क्वेश्चन या क्वेरीज यू कैन आस्क मी। यस अदिति, इट इज समथिंग नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? No, sir. Okay. Okay, from my side is over.